आज हम टेंथ क्लास के पहले चैप्टर के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और ये जो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर का, इन संख्याओं के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ये जो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर, तो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर का। वास्तविक संख्याएं। स्टूडेंट्स, ये टेंथ क्लास का पहला चैप्टर है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ आपको जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके पहले तो आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं और जो गुणनखंड है उनको हमने इनके गुणनफल के रूप में लिखना है। अब 140 है जो एक संख्या दे रखी है आपका, जो पहला क्वेश्चन उसका पहला पार्ट है, इसके गुणनखंड करने हैं आपने। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? ये 2 से डिवाइड कर दिया, 2 7 14, 0, फिर 2 से कर दिया, ये हो गया, फिर ये 5 से कर दिया, 5 7 35, फिर 7 से आ गया। ये हमने लास्ट तब तक करने हैं जब तक आपके पास 1 आ जाता हो। बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड करने हैं, ये पूर्ण से आपके पूर्णतः भाग करना है। अब इसके 140 के हम गुणनखंड लिखेंगे। 140 के अभाज्य गुणनखंड। एक 140 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ क्या होंगे आपके पास? अब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये हो जाएंगे। इनकी मल्टीप्लाई आप गुणा करके देख लेना, 140 से आएगा। अब आपका दूसरा जो इसका पार्ट है, जो पहला आपका सवाल दे रखा था, क्वेश्चन था, उसका दूसरा पार्ट है 156। अब 156 को हम फिर इसी प्रकार से गुणनखंड करेंगे। ये 2 से भाग होगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से होगा, 2 3 6, 1 बच गया, 2 9 18, फिर 3 से होगा 13, और फिर 13 को हम 1 से डिवाइड। तो इसी प्रकार यहां लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, और वो हो जाएंगे आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये आ जाएंगे आपके 156 के अभाज्य गुणनखंड है। और उनके गुणनफल के रूप में जो गुणनखंड है उनके लिए ये इनका गुणनफल है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें दे रखे हैं 5005। 5005 अब क्या करेंगे? अब 5005 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका इकाइकांक जो यूनिट प्लेस है अगर वो 5 और 0 है तो वो संख्या 5 से भाग होगी। तो 5 से मैं भाग करता हूं इसको, 5 1, आगे 0 0 1। अब ये देखना है ये किससे भाग होगी, तो ये ना 2 से भाग हो रही, 3 से भी भाग नहीं हो रही, 5 से भी नहीं हो रही, ये संख्या है 7 से भाग हो जाएगी। ठीक है, 3 बच गया, 7 चौके 28, 2 7 3। अब ये 11 से हो गया, 11 कम 11, और 3 बच गया, 11 3 33, और अब ये 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पूर्ण से ये 13 से पूरा भाग चला जाएगा। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 5 7 11 गुणा में 13। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो दे रखा है 7429। अब इसी प्रकार हमने 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये देखते हैं 2 से तो भाग होगी नहीं, क्योंकि इकाइकांक है वो क्या होना चाहिए 2 से भाग होने के लिए? 0 2 4 6 8। अब यहाँ क्या करते हैं हम, ये देखते हैं 7 और 4,
इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 7429, 7429। तो ये 17 से पहले कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जिससे ये भाग होती है पूरे पूरी। तो इसको हम क्या करेंगे, 17 से भाग करेंगे। 17 चौके 68, 6 बच गया, और 17 × 3 = 51, और 17 × 7 = 119। फिर ये 19 से जाएगा, 19 दूनी 38, 19 × 3 = 57, और लास्ट में ये भी अभाज्य संख्या है। तो आपके पास इसके जो अब लिख देंगे हम 7429 के अभाज्य गुणनखंड है। इसके हो जाएंगे 17 × 19 × 23। ये दूसरा सवाल है इस एक्सरसाइज का। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को ये यहाँ कुछ जोड़े दिए हुए हैं आपको, तो उनसे आपको HCF और LCM ज्ञात करने हैं और उसकी जांच करनी है, और उसके साथ साथ ये बताना है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो HCF और गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ एक अच्छा कंसेप्ट आया है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, वो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ देखो ये जो स्टेटमेंट दे रखी है दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहां से आपको ये एक्सरसाइज 1 है, 1.1 है, उसका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कुछ आपके पास युग्म है, जोड़े हैं, उनका आपने HCF और LCM ज्ञात करना है और इनकी वेरिफिकेशन करनी है। क्या इनकी जांच करनी है, आपने ये बताना है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। जो आपके पास दोनों जो संख्याएं दे रखी हैं उन संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, आपके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। अब आपके पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे आपका पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें दे रखा है 26 और 91। अब इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, उसमें क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास दो संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या ये 26 है और दूसरी संख्या आपकी 91 है, ये ध्यान रखना। अब क्या है, इसके पास दो संख्या दे रखी है, 26 और 91। अगर आपके देखो ये दोनों संख्याएं हैं, अब यहां से ये जो कंसेप्ट है ये बता रहा है पहली संख्या का और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो आपके LCM और HCF के बराबर होगा, LCM और HCF के बराबर होगा। अब ये देखो, अगर आपके पास इनमें से 3 नंबर दिए हुए हैं, यानी कि पहला नंबर दे दिया, ये दे दिया, या LCM या HCF में कुछ दे दे, अगर आपके पास इनमें से 3 क्वांटिटी दी हुई हैं तो इसका मतलब आप चौथी को आराम से निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसके हम LCM और LCM क्या होता है, ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य, और ये होता है महत्तम समापवर्तक। यहां अगर आपके पास ये देखो M और F है, यहां इनमें फर्क है। जो M है इसका मतलब हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और इसका मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ध्यान रखना, ये तो एक गुणज का काम करेगा और ये गुणनखंड का काम करेगा। अब यहां अपने इसका हल करना है। यहां क्या बताना है, पहले इसके टुकड़े कर लेते हैं हम। आपको जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है HCF और LCM निकालने का, आप उस विधि को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक तो ये जो ये बताया मैंने, ये भी अप्लाई कर सकते हो, और आपने अभी तक जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड करने वाले ही जो प्रक्रिया है वही अच्छी लगी होगी, और उसी से मैं मानता हूं कि इससे आसान भी रहेगा। अब जैसे इसे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 13, ये तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो हो गया आपके पास 2 गुणा में 13, और इसी प्रकार अब मैंने 91 कर दिया। 91 3 से नहीं होता, 7 से होगा 13, और ये तो 91 है, उसके जो है अभाज्य गुणनखंड हो गए
91 के हो गए 7 और 13। अब देखो इनका एलसीएम निकालता हूं मैं। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है ये वाला। महत्तम समापवर्तक निकालता हूं, एचसीएफ निकालता हूं। तो एचसीएफ क्या होगा, जो जितने भी आपके पास संख्याएं हैं, अब यहाँ दो हैं आपके पास, एक 26 और एक, इनमें जो गुणनखंड कॉमन है, अब कॉमन कौन है, 13 है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। अब इसी प्रकार अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या होता है, आपके पास जो कॉमन है वो तो एक बार लिख दिया हमने 13, और उसके साथ साथ जो बाकी बच गए उनको भी लिखना है। ये हो गया। तो अब देखो इसका 13 दूनी 26 और 26 साते 182, ये होगा। तो आपको पता होना चाहिए इस प्रकार एचसीएफ वो कैसे निकालते हैं। एचसीएफ जितने भी नंबर, उन दोनों में जो भी कॉमन संख्याएं हैं वो आपके पास उनका जो गुणनफल होगा। अब यहाँ तो एक ही है, कोई नहीं, वो हमने एक लिख दिया। अगर बहुत सारी संख्या ऐसी हैं जिनमें कॉमन ज्यादा आएंगे तो उनका गुणनफल होगा वो एचसीएफ होगा। और एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में वो होगा जो आपके पास कॉमन है उनको एक बार लिख दिया और जो बाकी बची हुई संख्या उनका गुणनफल कर दिया, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एलसीएम होगा। अब आपने यहां ये करना है, ये जो रिजल्ट था, आपकी जो पहली संख्या है दूसरी संख्या है उसको अपना प्रूव करना है एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर। तो आपकी यहां एक संख्या थी 26 और एक थी 91। अब देखो इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, 26 की और इसकी 91 की गुणा कर दी मैंने, तो 26 एकम 26, 234। तो 234 में 2 जोड़ दिया, ये हो गया 236, ये आ गया। इसी प्रकार अब आपके पास एलसीएम था वो था 182 और एचसीएफ था 13। तो यहां अब जो 13 से, तो 13 दूनी 26, 2 असल 13 8 104 और 2 106, 13 एकम 13 और 10 23। तो ये देखो इस प्रकार से हमारी जांच है वो बिल्कुल सही है। तो यही आपने जांच करना था। अब जो आपका रिजल्ट है पहली और दूसरी दोनों का गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। यही आपका सत्यता की जांच करनी थी। इसकी करते हम इसका, तो इसके 510 के अभाज्य गुणनखंड, 510 के अभाज्य गुणनखंड इसके टुकड़े कर लेते हैं हम। 2 से 2 5 5, अब 3 से हो जाएगा 8 5, फिर 5 से हो जाएगा 17 और फिर 17 हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आगे, 2 3 5 और 17। और इसी प्रकार हम 92 के करते हैं। अब 92 के यहां कर लेता हूं मैं, 2 से भाग किया 90, इसको 92 को, तो ये 46 आ गया, फिर 2 से कर दिया 23 आ गया, और फिर 23 तो होगा ही नहीं किसी से, तो 23, और इसका मतलब कितना आ गया 1। अब देखते हैं 2 गुणा 23, ये आ गए। अब आपके पास रखी थी 510 और 92, 510 के जो है बाजे टुकड़े थे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और इसी प्रकार 92 के क्या आगे, ये आगे। अब क्या करना है, इनका पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में वो जो कॉमन है, तो कॉमन कौन आ रहा है, यहां केवल यही है 2, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। अब एलसीएम, एलसीएम में 2 है वो तो एक बार लिख दिया, और बाकी जितने बच के सभी की मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। तो अब इनकी गुणा कर लेते हैं हम, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 थी 60, और 60 और 17 की गुणा होगी 1020, और गुणा में 23, और इसकी होगी 0, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, ये आ गया। ये आपके पास एलसीएम आ गया। अब आपकी यहां पहली संख्या दे रखी थी 510 और गुणा में 92। अब देखते हैं इनकी गुणा कर दी हमने, तो ये गुणनफल आ जाएगा आपका 0, 51 दूनी 110, ये हो गया भाई, और ये हो गया 459, तो ये आ गया आपके पास 469, ये आ गया। तो आपके पास जो 2 संख्या दे रखी थी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो उसका गुणनफल क्या आ गया, उसका गुणनफल आ गया आपके पास 46920, 46920। इसी प्रकार अब क्या करते हैं, यहां से देखते हैं। अब आपके पास ये वाला एलसीएम था 23,
1460 और HCF था 2, अब इसकी गुणा कर दी 2 और ये हो गया 46। अब ये देखो ये दोनों चीज आपकी बराबर आ गई हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः जो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। तो यहां आपने क्या देखना है, इसके वही अभाज्य गुणनखंड करने हैं, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, वही प्रक्रिया है। तो 336 के करता हूं मैं पहले। अब 336 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग होगा, 2 16 8, फिर 2 से 8 4, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 2 1, अब 3 से होगा, 3 7 21, अब 7 से होगा। ठीक है, तो 336 के अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे हम। 336 के अभाज्य गुणनखंड के आगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, फिर 3 है और फिर है 7। अब इसी प्रकार 54 के कर देंगे, तो 54 के वैसे ही लिख देता हूं मैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आ जाएंगे। इसी प्रकार आपने करना है। तो यहाँ जो 54 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे उसमें क्या आ जाएगा, आप देखो ये सारे अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड लिख दिए मैंने। अब सबसे पहले इसका हम HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF में बताया था हमने, जो संख्या कॉमन है और उनका जो गुणनफल आएगा, जो दोनों में संख्या आ रही है उनका गुणनफल होगा वो HCF होगा। अब दोनों में कौन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, देखते हैं। तो 2 लिख दिया। अब और 2 नहीं है, एक 3 है ये वाला, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। तो इसका मतलब कितना आ गया, HCF 6 आ गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, LCM। तो LCM ये देखो आप, ये 2 तो आ गया, 1 और ये 3, ये 1। अब जितनी भी इसमें यहाँ कितनी बच गई, 2 गुणा 2 गुणा ऊपर 7 हो गया, यहाँ 2 बार 3 हो गया, ये आ गया। अब इन सभी के हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इनका LCM होगा। तो करते हैं, तो 4 50 और ये हो गया 252, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 302, 3024 आ गई। अब आपने इसको वेरीफाई करना है, इसकी जांच करनी है। तो जांच वही बताई थी आपको, पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा करनी है। अब आपके पास पहली संख्या है 336 और दूसरी है 54। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। तो 54 छिके कितने हो गए, 324, 32 असल 54 ये कितना हो गया, 162 और 32 हो गए 194, और ये हो गया 19 असल 162 और ये 19 181। तो इसका मतलब ये आ गया इनका गुणनफल। अब आपके पास LCM और HCF का गुणा करना है। इसी प्रकार अब LCM और HCF को निकाला, तो आपके पास आ गया आता है जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या उसका गुणनफल किसके बराबर आ गया, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर आ गया। दे रखे हैं, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड से LCM तथा HCF ज्ञात करना है। यहाँ तो ये आपके पास 3 नंबर दे रखे हैं। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या क्या होंगे, ये आपने अभी बताया था, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये करके देख लेते हैं। 12 के 2 छिके 12, 2 तिये 6 और 3 से यहाँ आ गया। अब यहाँ 15 के करते हैं हम, तो 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5, इसी प्रकार से करके देख लेना। और 21 के कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 7। अब HCF निकालते हैं। तो HCF में क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, ये है और ये है। तो इसका HCF कितना आ गया, 3 आ गया। और इसी प्रकार LCM कितना आ जाएगा, LCM देखो 3 तो हमने एक बार लिख दिया जो कॉमन है, बाकी बच गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इनकी गुणा कर देता हूं, 3 दूनी 6, 6 5 30, 60 420। तो ये आपका LCM आ गया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है 17 13 और 29। 17
13 और 29। अब देखो इसके फैक्टर कुछ होते नहीं, 17 ही लिख देंगे, इसके 13 ही हो गए, इसके 29 हो गए, सॉरी यहाँ 23 है, 17, 23 और 29। तो अब देखो इसमें कुछ है ही नहीं, कॉमन नहीं है, तो इसका जो HCF आएगा वो क्या आ गया 1, तीनों में 1 हो गया। और इसका जो LCM होगा वो क्या होगा, LCM 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इसकी गुणा कर देता हूं मैं, तो आपके पास जो HCF आया, इन तीनों में देखो ये इस प्रकार का सवाल है जिसके अंदर एक भी गुणनखंड है वो कॉमन नहीं है, यानी कि दो तीनों में एक भी गुणनखंड मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका HCF कितना होगा 1 होगा। ये ध्यान रखना, कभी बहुत सारे बच्चे यहाँ 0 लगा देते हैं, लेकिन 0 नहीं होगा, HCF कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर आपके पास फैक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, उसके गुणनखंड है वो एक भी मैच नहीं कर रहा है, कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब उसका HCF कितना होगा 1 होगा। और जो LCM होगा उन सभी की हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब इसका जो चौथा क्वेश्चन है, तो यह देखो भाई, यह आपका फोर्थ सम दे रखा है इस एक्सरसाइज का, उसमें 2 नंबर हैं 306 और 657, और उसका महत्तम समावर्तक दे दिया 9। यहाँ जो HCF है वो 2 नंबर का 306 और 657 का महत्तम समावर्तक 9 दे दिया। अब आपने इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। अब क्या करेंगे हम, तो आपको पता है ये रिजल्ट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और वो किसके बराबर होगी, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगी। अब जो पहली संख्या है वो कितनी क्या होगी आपकी, पहली संख्या होगी 306 और दूसरी कितनी होगी 657। अब आपके पास LCM निकालना है और HCF कितना है 9। अब देखो ये इस साइड आके क्या कर देगा, भाग कर देगा, ये LCM के साथ 9 गुणा कर रहा है, तो LCM कितना हो जाएगा 306 गुणा 657 भाग में 9। अब देखो ये दोनों टर्म कट रही हैं, 9 से दोनों संख्याएं हैं वो कैंसिल हो रही हैं, तो 9 से ये काट दिया हमने, 9 7 63, 2 9 3 27। अब 306 और 73 की गुणा कर देता हूं मैं, 6 3 18, 6 7 42 और 1 43, और 73 3 209 और 4 213। ये आ गया भाई इसका आंसर। तो देखो यहाँ ये दे रखा था, आपके पास 2 संख्याएं दे रखी थी, उसका HCF दिया है, महत्तम समावर्तक दे रखा है 9, और आपने क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, 2 संख्याएं हैं उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपके पास ये दोनों की गुणा कर दी और एक साइड आपने LCM लिख दिया और गुणा में HCF कर दिया। तो अब जो HCF है वो क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, इस साइड आके डिवाइड कर दिया, तो आपके पास LCM आ जाएगा। एक्सरसाइज का 5वां सवाल दे रखा है, उसमें दे रखा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात दे रखी है, अंक जो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो यहाँ आपने ये बताना है, एक आपके पास एक संख्या दे दी 6 की घात n, और n है वो यहाँ प्राकृत संख्या को दिखा रहा है, किसी भी n यानी कि प्राकृत संख्या n के लिए। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए 0 पर वो संख्या खत्म होगी 0 पर समाप्त हो सकती है, ये पता करना है। तो जो 10 का गुणज होगा 0 पर, तो वही संख्या खत्म होगी जो 10 का गुणज होगा, यानी कि 2 और 5 से भाग होती हो। तो अब यहाँ देखो n, हम इसका हल करते हैं, सॉल्यूशन करते। अब n आपके पास यहाँ है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ n है जो प्राकृत संख्या है वो ये है आपकी। अब देखो 6 की n, अब पहला मैं n 6 की 1 लिया, कितना आया 6 आया। अब 6 की 2 का मतलब क्या हो गया, 6 की 2 बार गुणा, और यहाँ 6 गुणा 6 कितना हो गया 36। अब अगला क्या होगा 6 की 3, अब यहाँ क्या हो गया 6 गुणा 6 गुणा 6, या देखो 6 गुणा 6 36, 36 के 216। इसी प्रकार 6 की 4, अब यहाँ देखो 4 बार गुणा कर दी मैंने, तो इसकी एक बार और 6 से कर देता हूं मैं, ये आ गया। अब यहाँ देखो आपको सभी में एक कॉमन दिखाई दे रही है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। और इसने पूछा है क्या किसी भी प्राकृत संख्या के लिए ये जो संख्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन हमारे तो सभी क्या आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 6 की n किसी भी प्राकृत
संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होती। ये ध्यान है। आपके पास 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और इसी प्रकार नीचे ये दे रखी है। अब ये पूछा ये भाज्य संख्याएं क्यों है, तो भाज्य संख्याओं का आपको पता होना चाहिए। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने आप को और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग हो जाए। तो अब देखते हैं इसका परिणाम क्या आएगा। 7 गुणा 11 गुणा 13 और जमा में 13। अब देखो पहले तो मैं इन तीनों की गुणा करता हूं। अब 7 गुणा 11 77 गुणा में 13 कर दिया, 13 7 91, 13 7 91 और 9 100। इसी प्रकार अब इसमें 13 जोड़ दिया। तो अब देखो 1 0 1 4 ये आ गया। अब ये आपको पता होना चाहिए 1 से तो भाग होगी, इससे भी भाग होगी और लास्ट का जो इकाई का अंक है वो 4 आ रहे हैं यहाँ। तो 4 किससे 2 से तो भाग होगा कम से कम। इसका मतलब ये अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग हो रही। इसका मतलब 1014 क्या है, ठीक है। तो दूसरा और देखते हैं हम। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखो इनकी गुणा कर देता हूं मैं। 2 3 6 24 120 5040 और प्लस में 5 तो ये आ गया आपके पास 5045। अब वही बात यहाँ आ गई। यहाँ भी देखो इकाई का अंक 5 आ रहा है। अगर इकाई का अंक 5 होता हो ना, इसका मतलब वो क्लियर है 5 से तो भाग होगी, यानी कि ये 2 या 2 से ज्यादा जो संख्याएं हैं उससे भाग हो रही है। 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं क्या होगी, तो इन दोनों स्थितियों में क्या हो जाएगा, प्राप्त संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है। अतः दोनों दिए गए संख्याएं भाज्य हैं। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट का सवाल है बड़ा ही अच्छा सवाल है और मोस्टली ये सवाल मैं देखा है कई बार आपके जो नौकरियों के लिए जो आप परीक्षा देते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम होता है, उसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो क्या दे रखा है यहाँ पर, 2 लड़की हैं, एक का नाम सोनिया है और एक दूसरा लड़का है, उसका नाम रवि है। तो एक सर्कुलर ट्रैक है एक, यहाँ जो 7वां सवाल है तो उसमें क्या दे रखा है, एक ये वृत्ताकार कोई ट्रैक है, रास्ता है, ये जो है ये वृत्ताकार पथ है। से सोनिया है, इस वृत्ताकार पथ को 18 मिनट में तो यहां पर क्या दे रखा है, आपके पास एक वृत्ताकार पथ है और इसमें 2 स्टूडेंट हैं या 2, एक लड़का है एक लड़की है। जो सोनिया है इस पूरे कंप्लीट इसको मान ली यहां से चलती है और दोबारा यहां आके रुक जाती है यहाँ। तो सोनिया इसको कंप्लीट करने में 18 मिनट लगाती है, तो इसको 18 मिनट में तय करती है। जबकि रवि है वो इस वृत्ताकार पथ को 12 मिनट में तय करता है। अब ये बताना है, अब देखो ये पूछा गया है, अब ये पहले तो यहां से ही चलता है, यहां से ही रवि चलता है और यहां से ही सोनिया। रवि है वो इसको 12 मिनट में और सोनिया है इसको 18 मिनट में। अब यहां से चलता है, अब ये 12 मिनट में जो कंप्लीट करता है वो यहां ही, और 18 मिनट में तो वो 12 मिनट मान ले यहां से पहुंचेगी वो।
तो यहां आपको ये बताना है ये दोनों जो स्टूडेंट हैं ये दोबारा इसी पोजीशन पर आकर कब मिलेंगी, ये बताना है। तो इस प्रकार के सवाल के लिए हम क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, हमेशा ये निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आपके पास देखो अब 12 और 18 का क्या करना है, अपने एलसीएम निकालना है। तो अब वैसे भी क्लियर होना चाहिए, देखो अगर आपके पास अब जब 12 है, 12 के जो गुणज होंगे क्या होंगे, 12 फिर 24 फिर 36 फिर 48, और इसी प्रकार 18 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया। अब इसका मतलब ये होता है जो सबसे छोटा गुणज है, सबसे छोटा जो दोनों में आ रहा है, सबसे छोटा दोनों में गुणज कौन है, 36। ये लघुत्तम निकालने का एक मेथड भी है, जो एलसीएम को किस प्रकार निकालते हैं। या तो आप इसके लघुत्तम है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, या ये तरीका भी कर सकते हैं आप। तो 12 के जैसे टुकड़े किए 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसी प्रकार 18 कर दिए, वो क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें कॉमन एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, तो यहां से 2 गुणा 3 अलग कर दिया, और क्या बच गया आपके पास, 2 दूनी 4 3 12, 2 3 6 3 18, ये हो गया। और इसी प्रकार ये 2 गुणा 3 ये हो गया, तो यहां से क्या आ गया 36। तो इसका मतलब देखो यहां ये दोनों 36 मिनट के बाद उसी जगह पर मिलेंगे, 36 मिनट के बाद फिर मिलेंगे। तो यहां पर यही सवाल दे रखा था, जो एक लड़का है वो इस ट्रैक को पूरा 12 मिनट में करता है, और जो लड़की है वो इस ट्रैक को 18 मिनट में करती है, दोबारा करती है। तो इसका मतलब दोनों कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो सिचुएशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं।